यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि 24 फरवरी 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वागधारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वागधारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, त्रिशंकु त्रिशंकु है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की, और तट की खोज है हरिशंकर प्रसाई की, और अंतराल है मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश की रचना। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का खा। संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यावावर रहेगा याद, नई पीढ़ी के विचार। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीप जले शंख बजे ये संस्मरण विधा की रचना है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये सभी रचनाएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, लेकिन यहाँ पूछा है संस्मरण विधा, तो दीप जले शंख बजे सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है। आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है कल्प वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए, कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की है। धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, और मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके बाद है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र पर आधारित रचना है, और ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की है, और अंतरिक्ष की यात्रा। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? राहुल संकृत्यायन की। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो सराहपा को माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, कामायनी में सर्गों की संख्या है। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन को मिला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत का कविता संग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामधेनी काव्य के रचयिता जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। सामधेनी काव्य है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये अज्ञेय की रचना है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है, और स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर आपको मातृभूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द, पृथ्वी शब्द है ना, भूमि शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है।
तो बहुत ही आसानी से इसकी व्याख्या आप लिख देंगे। जिस प्रकार हमें माता जन्म देती हैं, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता पुरस्कृत रूच का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों में पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम में मिट गई। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक शब्द से पता चल गया, ठीक है, कि अशोक का फूल पाठ है। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? चलिए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गई। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रूच का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई? लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। इसके बाद चौथा नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी सेम होता है, ठीक है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। कान दूत केंधो ब्रह्मदूत पधारे आप, ठीक है। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं पे प्रीत रीत जानतना, कि आप प्रेम की रीत नहीं जानते। रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन रीत ले अनारी की, और आप अनारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही है कहो जो तुम, आपने जो कहा हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, तो हूँ हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय है बन बिगर न बरिता बरित की, बूंदता विलय है बूंद विवश बेचारी की। अगर समुद्र में से एक जल की बूंद को निकाल लिया जाए, ठीक है, यदि समुद्र में एक बूंद को मिला दिया जाए तो समुद्र का क्या हो जाता है? एक समुद्र में यदि जल की बूंद को मिला दिया जाए तो उस बेचारे बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता, तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग, लेखक का नाम जगन्नाथ रत्नाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनारी कहा है क्योंकि वह प्रेम की भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वह उन्हें अनारी मानती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनीति और भाव शब्दों का अर्थ। तो अनीत का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, भावत का अर्थ है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कान दूत केंधो ब्रह्मदूत पधारे आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? कान दूत केंधो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। इसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरे की बता ही दिया है। फिर अथवा वाला देखते हो, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर्मो स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शीस अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी आधार। तो उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, तो पाठ का नाम अभिनव मनुष्य और लेखक रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या आप देख लीजिए, हम पूरी की व्याख्या आपको बता देते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है
कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। ये चेतावनी इसलिए है क्योंकि अभी मानव शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कब का यह बताना चाहता है कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान एक तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद है अगला, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस में अलंकार का नाम लिखिए। तो रस है इसमें वीर रस क्योंकि विज्ञान ने कवि विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ उपयोग को दर्शाया है। अलंकार है उपमा क्योंकि विज्ञान को तलवार के रूप में त्रिवेदी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं, ऐसे आपको लिखना है, पूरा 5 अंक आपको मिलेगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके आगे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद डालेंगे रचनाएं। हेडिंग रचनाएं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्न हैं। निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत। संपादन पद्मावत हर्षचरित। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको भारतेय हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों, भारतीय हिंदी, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रचनाएं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, आदिकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुकमणी परिणय। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। 80 शब्द में है, तो 2 पूछता है, 1 करना रहता है। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। सारांश, महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता। आगे देखते हैं, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुन्नी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है क्योंकि वह मुन्नी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुल्ली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है।
उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। ठीक है, मुन्नी गरी का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। ठीक है, तो ये खंडकाव्य है मेरे प्यारे बच्चों। अलग अलग जिला के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे खंड खा की। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 अंक का अनुवाद, 2 अंक का संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। धन्यो एवं भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुलिसत जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी, शब्द संदोह प्रसाविनी सुर भारती। ठीक है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखिले वय वांगेम अस्या वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में, ठीक है, विद्यमान विद्यमान समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान संत। इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद मैंने लिख रखा है। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अथवा करके देखते हैं यहाँ पे। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों भूत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे योम, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रेय राजकीय विद्यालय अध्यापनम आविद्वान, यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस अमोहित, लोगों के मन को मोह लिया। अतः इसलिए ये सुहृदा माने क्या होता है? मित्रों के अतः इनके मित्रों ने इन्हें पराविधायक पदवी प्राप्त, मतलब वकालत की पदवी प्राप्त करके देशस्य माने देश की श्रेष्ठतम सेवा कर्तु प्रेतवंता, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आपको पूरा PDF मिल जाएगा। दिए गए संस्कृतों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है। सुखार्थी कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अर्थ आप देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्यता घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विधानाम धर्म से चा धन से चा, सभी धर्मों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है। फिर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्नों को करना है, 4 अंक के होंगे। सर्वधनम प्रधानम किम धनमस्ति, सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन युगे प्रयुक्ता आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ति, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चास्ति। ठीक है, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चा अस्ति। इसके बाद है करुण रस अथवा शांत रस। चलिए करुण रस की परिभाषा देखते हैं। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर के पुष्ट होता है, तब वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार।
ठीक है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है पीपर पाद सरिस मंडोला, है ना, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। दूसरा है, अगला है चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। चौपाई की परिभाषा होती है, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। निबंध लिखना है, 9 नंबर का होता है। भारत में आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, दहेज प्रथा में अभिशाप। ये आप निबंध तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद 12 का पहला है, साक्षरा का संधि विच्छेद है। तो साक्षरा का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों सा प्लस अक्षरा, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हरिश्चंदा में संधि है। हरिश्चंद में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, संधि संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रहेगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद है नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते, क्या होता है, नमः प्लस ते, इसमें विसर्ग संधि है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। ठीक है। प्रतिमाना, भुजदंडा, चराचरम। प्रतिमाना में प्रति उपसर्ग लगा है, अव्ययीभाव समास है। कर्मधाराय समास है भुजदंडा में, और चराचरम में भी कर्मधाराय समास है। ठीक है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला वाला देखते हैं, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम लिख देंगे, कोई भी बैंक जो आपकी इच्छा हो, SBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, फिर बैंक शाखा का नाम लिख देंगे। विषय लिखेंगे खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है। इतना लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, मैं महेश कुमार, पुत्र या पुत्री महेश कुमार, ठीक है, सन आप मोहन, यहाँ अभिभावक का नाम लिख देना, निवासी आपका पूरा नाम, ठीक है, निवासी लिख देंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। पुत्र पुत्री जो भी हो, अभिभावक का नाम लिख देंगे। ठीक है। महेश सनाप मोहन, निवासी आपका पूरा पता, तो निवासी जहाँ के होंगे यानी पूरा पता लिख देंगे। आपके बैंक में एक बचत खाता खुलवाना चाहती हूँ। मेरी आयु लिखनी है। ठीक है। वर्ष है, मतलब 18 वर्ष से 20 वर्ष है, और मुझे अपनी व्यक्तिगत बचत एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए बैंक खाता आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे नाम से एक खाता खोलने की कृपा करें। मैं आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अन्य आवश्यक फॉर्म संलग्न कर रही हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। आगे लिख देंगे धन्यवाद, फिर सादर आपका नाम, आवासा लिख देंगे क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं। ठीक है। तारीख और सब आवासा। इसके बाद 14 का पहला है, लघुता में प्रत्यय है। तो लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है। कौन सा है, तल प्रत्यय है। इसके बाद है किस शब्द में मतुप प्रत्यय है। तो बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद खा नंबर है, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। ग्राहम परितः वनम अस्ति, यहाँ पर परिता शब्द मिल गया तो समझ जाइए कि द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति मिल जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति। सा, सिरसा, खल्लौटा, यानी एनांग विकारा सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, एनांग विकारा सूत्र से इसमें है तृतीय विभक्ति, यानी वह सिर से गंजा है। ठीक है। तो शरीर में कोई विकार हो, कोई कमी हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। देवेभ्यम स्वाहा, तो इसमें नमा शब्द दिख जाए, स्वाहा शब्द दिख जाए, स्वधा दिख जाए, अलम दिख जाए, वसठ दिख जाए, तो यहाँ पर स्वाहा शब्द है तो समझ जाए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और आपको यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।